हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आईबीपीएस क्लर्क 2022 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। आज के दिन ही इसकी नोटिफिकेशन निकली है और इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क के बारे में। आईबीपीएस क्लर्क की नौकरी आईबीपीएस पीओ या फिर किसी भी बैंक के पीओ से बहुत अलग होती है। ये राज्यों के हिसाब से बटी होती है, तो वीडियो में चीज़ें ध्यान से देखना, क्योंकि पोस्ट को कहाँ से अप्लाई किया जाए इसकी जानकारी होना, लैंग्वेज की जानकारी होना, कई चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप एक गलत राज्य से अप्लाई कर दें। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और जो लोग आईबीपीएस क्लर्क या फिर किसी भी नौकरी के मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड होंगे तो सबसे पहला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, मेरी वेबसाइट का novarnikhil.in। 55,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं मेरे चैनल के थ्रू, जहाँ पे 99 रुपीज़ में सारे के सारे इस देश में जितनी भी नौकरियाँ हैं ना, आप सबके मॉक टेस्ट दे सकते हो। 400 से ज़्यादा नौकरियों के मॉक टेस्ट दे सकते हो, आईबीपीएस क्लर्क का भी। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, फ्री का मॉक टेस्ट देखिए, सारी की सारी नौकरियों का आप एक मॉक टेस्ट फ्री दे सकते हो। तो आईबीपीएस क्लर्क हो चाहे कोई भी, अपने आप को रजिस्टर करिए, वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट देखिए। इसका ऐप भी मैं जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, लगभग 1 वीक के अंदर ऐप भी लॉन्च हो जाएगा। तो जो लोग परचेस करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते, मोबाइल में तो वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, पर ऐप में लोगों को अच्छा लगता है तो ऐप भी इसका 1 वीक में लॉन्च हो जाएगा। तो ये हो गई बात मॉक टेस्ट की। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन की डिटेल्स को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हर एक चीज यहाँ पे हम समझेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं पोस्ट की डिटेल्स को, कि आखिर पोस्ट कितने हैं, कैसे हैं और किस नौकरी को आपको अप्लाई करना है इसके अंदर, उसकी डिस्कशन होगी। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स का। यहाँ पे आपको ऐसे बुक बताने वाला हूँ जो यही नहीं, किसी भी बैंक की तैयारी करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगी, और सिंगल गाइड भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। बुक के बाद हम आएंगे सिलेबस पे, सिलेबस के बाद बात करेंगे कट ऑफ का, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स का। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको बता देता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स। और जितनी भी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अप्लाई करना हो, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो, सिलेबस कुछ भी देखना हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए नोटिफिकेशन को देखना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डेट्स का। तो 1 जुलाई 2022 को इसका फॉर्म आउट हो चुका है और 1 जुलाई से ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? 21 जुलाई 2022 तक। उसके बाद आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का डेट है वो अगस्त 2022 में होगा। एडमिट कार्ड भी आपका तभी निकालेंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड भी अगस्त में निकल जाएगा और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आपका है, पहला पेपर जो इसका होगा वो होगा सितंबर 2022 में। रिजल्ट भी सितंबर या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद कॉल लेटर आपका सितंबर अक्टूबर में ही आ जाएगा मेंस एग्जामिनेशन का। मेंस एग्जामिनेशन इसका होगा आपका अक्टूबर 2022 में। उसके बाद अप्रैल 2023 में आपकी इसकी प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगी। इसके अंदर डॉट्स लिखे होंगे डेट के अंदर नोटिफिकेशन में, इसलिए लिखा होगा क्योंकि कोविड की ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिसकी वजह से एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, चूंकि ये अब होना पॉसिबल नहीं है। कोई एग्जामिनेशन अब कैंसिल नहीं होगी, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमने देख लिया डेट्स। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 यानी 850 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 175 यानी 175 रुपए एप्लीकेशन फीस है। तो ये हमने देख ली एप्लीकेशन फीस की डिटेल। अब हम आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। देखिए, पोस्ट की बात करें तो 6035 टोटल यहाँ पे पोस्ट है, जो कि पूरे के पूरे देश में आप कहीं के भी नागरिक हो अप्लाई कर सकते हो। 6035 कितनी पोस्ट है इसका आइडिया आप इससे लगा लीजिए कि लास्ट ईयर 7800 के आसपास पोस्ट निकला था और नौकरी लगते लगते लगभग 9000 के आसपास पोस्ट पहुंच चुकी थी। क्योंकि होता क्या है कि आईबीपीएस क्लर्क के अंदर 11 अलग अलग तरीके के बैंक अब नौकरियां लेती हैं। तो कुछ बैंक ऐसी होती है जो नोटिफिकेशन के बाद बताती है कि हाँ, हमारी 100 सीट 50 सीट आप बढ़ा दो, कम भी हो सकती है बट कम होती नहीं है, नॉर्मली बढ़ती ही बढ़ती है। कई बैंक कहते हैं कि ठीक है, हम बाद में आपको बताएंगे कि कितने पोस्ट के लिए हमको रिक्रूटमेंट चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे पोस्ट कम ज्यादा होते रहते हैं। आप लेके चलिए नौकरी लगते लगते तक 7500 7800 तक यहाँ पे आपको टोटल सीट्स देखने को मिलेगी, जो कि बहुत कम है। आप पिछले साल का मत देखिए 7800, उससे पहले की बात करें तो 2500 ही पोस्ट निकली थी, जो कि कोविड का टाइम चल रहा था। बट उससे पहले की बात करें तो 12000 तक आपकी पोस्ट निकलती थी। तो टोटल आप देखेंगे ओवरऑल तो काफी कम होती जा रही है आईबीपीएस क्लर्क की पोस्ट। लास्ट ईयर से ही लगभग 1800 पोस्ट यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, तो कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई यहाँ पे मिलेगा। ठीक है,
और एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ जो भी आपकी 6035 की पोस्ट है ये दो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहले बैंक के हिसाब से डिवाइड है। सेकंड चीज जो हमको पोस्ट में जाननी जरूरी है वो ये है कि यहाँ पे जो ये पोस्ट है 6035 ये दो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहले 11 बैंक है तो हर बैंक के हिसाब से पोस्ट डिवाइडेड है कि हर बैंक में कितने कितने पोस्ट है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। सेकंड आपको जानने की जरूरत है जो कि राज्यों के हिसाब से है। चूंकि आईबीपीएस क्लर्क की नौकरी आप एक राज्य के लिए अप्लाई करोगे, पूरे देश के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो उस राज्य में कितनी पोस्ट है वो जानना आपको जरूरी है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं अभी कि डोमिसाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट डोमिसाइल की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिहार के हो तो कोलकाता में अप्लाई कर सकते हो, आप कोलकाता के हो तो आप केरला में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई यहाँ पे ऐसा डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जिस आप राज्य में अप्लाई कर रहे होगे उसमें आपको आइडिया जरूर ले लेना है कि कितनी पोस्ट अवेलेबल है। तो चलिए एक बार इसी को देख लेते हैं। पोस्ट को देखना स्टार्ट करें तो अंडमान निकोबार के अंदर आपके 4 पोस्ट है, आंध्र प्रदेश में 209 पोस्ट है। ऐसे ऐसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोस्ट है कैटेगरी वाइज। सबसे ज्यादा बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1089 पोस्ट आपके टोटल हैं। और इसके अंदर सबसे अच्छा जो राज्य है जहां पे नौकरी आप ये कर सकते हो वो गोवा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर आपके टोटल 71 पोस्ट हैं। तो ये हो गई हमारे राज्यों के हिसाब से पोस्ट। आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी इसको और डिटेल में देख सकते हो। अब किस राज्य में आपको अप्लाई करना है उसको हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद देख लेते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करें तो कोई भी 20 से 28 साल तक का स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे एज की जो रिलैक्सेशन होती है 3 साल 5 साल, वो यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है कैटेगरी के हिसाब से। तो ये हो गई एज की बात। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी डिग्री क्या चीज में, आपने बीटेक, बीए, बीकॉम, बीएससी किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री का आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पॉइंट कि यहाँ पे परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपके क्या परसेंटेज आए थे, 33 आए थे कि 93 आए थे कि 99 आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का ग्रेजुएशन या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन या फिर 5 साल का आपका ग्रेजुएशन हो, आप फेल हो करके उसको 1-2 साल में बाद में पास किए हो, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में कंप्लीट किए हो, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने करेस्पॉन्डेंस से यानी पत्राचार से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो होता है ओपन लर्निंग से किया हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन के अलावा यहाँ पे और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट है। सवाल अभी आता है कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। जब ये फॉर्म भर रहे होगे आप, उस वक्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट आ जाने का क्या मतलब है? ऑनलाइन अगर आपका रिजल्ट पब्लिश हो गया है ना, तो आपका रिजल्ट आ चुका है, आप पास हो चुके हो। डिग्री का इंतजार नहीं करना होता, डिग्री तो 1 साल बाद भी आती है कभी कभी, तो उसको आप भूल जाइए। बस ऑनलाइन रिजल्ट आपका अगर आ चुका है या ऑफलाइन आपके कॉलेज में चिपकता होगा पन्ना और जिसके अंदर रिजल्ट लिखा होगा, वो आ चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इतना ही नहीं, यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट और है। पढ़ाई का तो हो गया हमारा, सेकंड रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर की नॉलेज का। कंप्यूटर का नॉलेज का यहाँ पे सर्टिफिकेट डिमांड कर रहे हैं। कैसा डिमांड कर रहे हैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपने कोई भी कोर्स, कोई भी डिप्लोमा, कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट भी ले लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक कंप्यूटर का भी आपने अगर जाके सर्टिफिकेट ले लिया है तो अप्लाई आप कर सकते हो। आता हो ना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके 10th में या फिर 12th में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था, भले कंपलसरी ना भी हो, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपके ग्रेजुएशन में या फिर आपके डिप्लोमा में या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, कुछ भी किया होगा, किसी भी आपके डिग्री में कहीं पे भी एक, मतलब किसी भी साल में एक सब्जेक्ट भी अगर होगा ना कंप्यूटर, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर यही रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जरूरी है। और फॉर्म को अप्लाई करने से पहले की ही डेट का आप सर्टिफिकेट ले लेना। अगर आप किसी कोर्स में हो, आपको कंप्यूटर आता है, तो उसको बोलना भाई सर्टिफिकेट मुझे अभी दे दे, मुझे फॉर्म अप्लाई करना है, बाद के डेट का सर्टिफिकेट मत लेना, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट। थर्ड हमारा रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज का। लैंग्वेज क्या होना चाहिए? जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे होगे, उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको
बोलना, लिखना और पढ़ना तीनों ही आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लिखना भी आना चाहिए। सिर्फ आप बोल रहे हो, पढ़ रहे हो तो नहीं, लिखना भी आना चाहिए उस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज में। ऑफिशियल लैंग्वेज का पता कैसे चलेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा ऑफिशियल लैंग्वेज का। ऑफिशियल लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, दो ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है किसी राज्य की, 3 भी हो सकती है, तो अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है। तो आप इस चीज से ना डरें, चेक करें पहले ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अगर आपको इन भाषाओं में लिखना पढ़ना नहीं आता होगा ना, आप उस राज्य में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और एग्जांपल एक देता हूं गोवा का। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे 2 आपकी भाषाएं हैं ऑफिशियल, एक इंग्लिश है, एक कोंकणी है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट का डिमांड नहीं कर रहा है, बस आपको लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए वहाँ की भाषाओं में, वरना नौकरी नहीं लगेगी यार। वहाँ जाओगे तो आपको निकाल देंगे ये लोग, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगा गया है आपसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा हिसाब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं उस सवाल के ऊपर कि आखिर कौन से राज्य से अप्लाई करें तो फ़ायदा मिलने वाला है। उसके लिए बस 2 ही चीज़ देखना जरूरी है। पहला, भाषा आपको आती है कि नहीं वहाँ की भाषा। दूसरी चीज़ जो है आपको वो है कि आपका वहाँ का कट ऑफ क्या है। बस ये 2 चीज़ देखना है। तो भाषा और कट ऑफ का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो गोवा का ही सबसे अच्छा बैठता है। लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट ईयर भी नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करूं तो 53 कट ऑफ गया था गोवा का, जो पूरे के पूरे कंट्री में सबसे कम कट ऑफ था। और मेरा पिछला वीडियो आप सर्च करना, नोवर निखिल 2021 IBPS क्लर्क आप सर्च करना, मैंने उस वीडियो में कहा था गोवा से अप्लाई करने के लिए। और पता नहीं मेरे वीडियो से या फिर बहुत लोगों ने और ने भी रिकमेंड किया होगा, 10 मार्क्स का कट ऑफ बढ़ गया इस साल। मतलब लास्ट ईयर 53 से 63 कट ऑफ हो चुका है गोवा का, बट वो 63 होने के बाद भी बहुत अच्छा कट ऑफ है, ठीक है। तो कट ऑफ के हिसाब से और सारे चीज़ों के हिसाब से जो मुझे लग रहा है बेस्ट गोवा ही है। तो कोंकणी भाषा गोवा की वैसे है, लेकिन आपको कोंकणी नहीं भी आती होगी, इंग्लिश आती होगी ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो गोवा से। 71 सीट्स है, ठीक है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, स्टिल जितने भी राज्य होंगे उनसे थोड़ा कम ही जाएगा। सेकेंड राज्य है महाराष्ट्र। अगर आप मराठी हो, मराठी में बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, तो भाई महाराष्ट्र जरूर अप्लाई करना, बहुत कम कट ऑफ जाता है वहाँ पे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाले अप्लाई नहीं कर सकते, महाराष्ट्र में मराठी वाले ही अप्लाई करेंगे। पोस्ट भी ज़्यादा है, इसी वजह से वहाँ का कट ऑफ बहुत कम जाता है। IBPS RRB में मैंने आपको कहा था कि महाराष्ट्र के लिए ज़रूर अप्लाई करना, जो लोग मराठी होंगे तो उनका नौकरी लगने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 2 पोस्ट है और आपको पता चल गया ऑफिशियल लैंग्वेज को मिलाना है और साथ में आपको मिलाना है क्या, हमारा कट ऑफ। जहाँ पे समीकरण बैठेगा आप अपना कर लेना। हिंदी भाषा वाले आप हो, देख लेना यूपी बिहार में, वहाँ तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। यूपी बिहार में आप देख लेना, झारखंड में देख लेना, जहाँ सबसे कम कट ऑफ होगा वहाँ पे अप्लाई कर देना। राजस्थान का कट ऑफ तो भगवान जाने भाई, 81 गया हुआ था भाई। कट ऑफ कौन स्कोर कर रहा है पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था राजस्थान का। तो इस तरीके से सोच समझ के आपको अपने राज्य के लिए अप्लाई करना है। और लास्ट में ये सारा दिमाग लगाने के बाद एक चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए कि भाई मैं वहाँ पर रह के नौकरी कर पाऊंगा कि नहीं। तो अगर आप नहीं कर पाओगे तो मत अप्लाई करना, तो अपने ही जगह से अप्लाई करो जहाँ के आप रहने वाले हो। तो नौकरी लगने के बाद भी आपको नरक हो जाएगा जीवन, इससे अच्छा है कि आप पास ही ना हो। तो पास ही ना हो मतलब स्टिल चांस होगा कि मैं अपने राज्य में पास हो जाऊँ, तो वहाँ पे अप्लाई करो अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि भाई मुझे अपना राज्य नहीं छोड़ना है। तो चलिए, ये हो गया सारा का सारा हमारा डिटेल डिस्कशन। अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे नौकरी लगने वाली है। देखिए यहाँ पे टोटल 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सेकंड है हमारा मेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, सीधा आपकी नौकरी है। चलिए प्रीलिम्स का पैटर्न देख लेते हैं। प्रीलिम्स में आपके टोटल आएंगे 3 पेपर, जिसमें सबसे पहला पेपर होगा इंग्लिश का, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के होंगे 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट। तो टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स के, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट। अब यहां पर मेन आपका दिमाग लगाना यह है कि आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा इंग्लिश में, तो इंग्लिश लिख रहा होगा भाषा, लेकिन आपको रीजनिंग के अंदर और इंग्लिश के अंदर भाषा लिखी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बदलाव पिछले साल ही किया था IBPS क्लर्क ने। पिछले साल भी ये हुआ था, इस साल भी हुआ है और अब यही होता रहेगा, पहले नहीं होता था। तो जो लोग अपने राज्य की भाषा में अप्लाई कर रहे हैं, क्यों ना उनका पेपर उन्हीं भाषा में लिया जाए।
क्या जरूरत है उनको फिर जबरदस्ती इंग्लिश में देने का या जबरदस्ती हिंदी में देने का। अगर कोई कन्नड़ या कोंकणी बोल रहा है और वही लिख रहा है, वो उसका बहुत अच्छा है, तो वो उसी भाषा में दे, क्योंकि उसको नौकरी भी उसी राज्य में करनी है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया गया था, जिसकी वजह से आप अपने ये 2 पेपर आगे मेंस में भी जितने भी पेपर होने वाले हैं, सारे इंग्लिश को छोड़कर सारे के सारे पेपर में आपके पास ऑप्शन होगा हिंदी का, इंग्लिश का, या फिर आपका जो लैंग्वेज होगा जिस राज्य में आप अप्लाई कर रहे होगे उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो। अब ये लैंग्वेज जो है जिसमें आप पेपर दे सकते हो, ये लैंग्वेज के अंदर बात ये है कि ये लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज के जैसा नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट मत देखने लगना, इसकी लिस्ट नोटिफिकेशन में ही दी गई है। आपको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूं। आपको सारे के सारे जितनी भाषाएं हैं, जितने भी राज्य हैं 36 के अंदर, एक चीज कॉमन दिखेगा कि इंग्लिश और हिंदी सारों के अंदर ऑप्शन है, और किसी किसी के अंदर एक्स्ट्रा और भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु में भी दे सकते हैं, आसाम के आसामी में भी दे सकते हैं, गोवा के कोंकणी में भी दे सकते हैं, गुजरात के गुजराती में भी दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश तो हर जगह है ही, लेकिन साथ में जैसे तमिलनाडु के लोग तमिल में भी दे सकते हैं, तो अलग अलग भाषाओं के लोग भी दे सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन होगा कि कौन सी भाषा में आपको पेपर देना है। ठीक है, ये हो गया प्रीलिम्स का पेपर। प्रीलिम्स का पेपर बस क्वालिफाइंग है, मेरिट लिस्ट में इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब टॉप भी कर दोगे तो इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, नौकरी आपकी लगती है उसके ऊपर इसका डिपेंडेंसी नहीं है, बस पास होना है। सेक्शन वाइज भी इसके अंदर आपको पास होना होगा और आपको ओवरऑल भी पास होना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, यानी 0.25 की। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए अब आ जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। जो इसको पास करेंगे वही आएंगे मेंस एग्जामिनेशन में। तो देखिए मेंस जो एग्जामिनेशन उसमें होंगे आपके 4 पेपर। सबसे पहले होगा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का, इसको बैंकिंग अवेयरनेस भी बोलते हैं। इसमें आपके होंगे 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट। उसके बाद इंग्लिश का होगा 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 45 मिनट्स। उसके बाद क्वांट का होगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 45 मिनट्स। तो होगा 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 160 मिनट। ये होता है मेंस एग्जामिनेशन। मेरे पिछली वीडियो में लोग कमेंट कर रहे थे जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है वही मेंस होता है। भाई कभी दिए नहीं क्या एग्जामिनेशन क्या होता है, मेंस पता ही नहीं है बच्चों को, और पेपर दिए चले जा रहे हैं और कमेंट करे चले जा रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है। ये होता है मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप पीओ भर रहे होगे ना तो ये मेंस तो होगा, साथ में डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपको लेंगे वो लोग। समझ में आ रहा है आपको? तो वो जो था कोर्ट असिस्टेंट का, अपना सुप्रीम कोर्ट वाले नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, उसकी सैलरी इस नौकरी से भी ज्यादा है, और वहां पे इसीलिए आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर ले रहा है, और मेंस है नहीं, इससे ऊपर लेवल की नौकरी है और बिना मेंस का है। ये ऐसा एक बड़ा एग्जामिनेशन नहीं देना आपको, बस प्रीलिम्स और डिस्क्रिप्टिव पे नौकरी लग रही है, तो बहुत अच्छा है वो नौकरी भी, उसके लिए भी जरूर अप्लाई करना। और यहाँ पर भी आपको इंग्लिश भाषाओं को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे पेपर, जो 4 के 4 पेपर में इंग्लिश को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो बच्चे 3 पेपर है मेंस में, उसके अंदर भी आप अपने राज्य के हिसाब से दे सकते हो पेपर। तो पौंडीचेरी राज्य से आप अप्लाई कर रहे होगे मान लो, तो आप संस्कृत में पेपर दोगे ऐसा नहीं है, जो उस राज्य में लिखा होगा ना ऑफिशियल लैंग्वेज, वहीं पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सेंटर भी उसी हिसाब से वहां पर आपको मिलेंगे। आप तमिलनाडु में बैठ करके बिहार का पोस्ट नहीं अप्लाई कर सकते हो, वहां पर आपको जाकर के पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेंस का पैटर्न खत्म, और यही था हमारा टोटल एग्जामिनेशन पैटर्न। थोड़ा सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बता दूं, तो सैलरी आप लेके चलिए 30-32 हजार रुपए के आसपास महीने की आपके हाथ में आएगी आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू। क्लर्क बनना डायरेक्ट, वो भी अपने आप में बड़ी बात होती है। देखिए बैंकिंग की जो नौकरी होती है, कई लेवल पर रिक्रूटमेंट होती है। बहुत नीचे के लेवल से लोग शुरू करते हैं और क्लर्क बनते हैं अपने करियर के 15 साल 18 साल नौकरी करने के बाद। ऐसी भी पोजीशन पर रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, आईबीपीएस नहीं करता, लोकल मतलब वो करते हैं अपना, जैसे कि ब्रांच के हिसाब से करते हैं या फिर एक बैंक के हिसाब से उसकी रिक्रूटमेंट निकलती है। असिस्टेंट बोलते हैं, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, वो लोग प्रमोशन होकर के क्लर्क बनते हैं। तो अगर आप क्लर्क डायरेक्ट बन रहे हो ना, तो बस आप 2 रैंक नीचे होते हो बैंक पीओ से। आपका ये समझ के चलिए 7-8 साल का गैप रहेगा। आप भी ब्रांच मैनेजर बन सकते हो, आप भी जनरल मैनेजर तक की पोजीशन तक जा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपके लिए बैंक पीओ बनना पड़ेगा। और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो, ऊपर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा प्रोफाइल आपको समझ में आया, सैलरी समझ में आई। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है किताबों के ऊपर, बुक्स के ऊपर कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। तो देखिए 2 तरीके के लोग हैं। पहले ऐसे लोग जिनको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, एग्जामिनेशन टू द पॉइंट क्रैक करना है। और दूसरी बात वो हैं जो बिल्कुल नए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है भाई मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं, 3-4 बुक लूँ समझ में नहीं आ रहा। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप सिंगल बुक भी परचेस कर सकते हो।
सिंगल गाइड आती है आईबीपीएस क्लर्क की, थोड़ी मोटी होती है, सारे के सारे चारों के चारों पेपर उसके अंदर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही डाटा उसके अंदर होता है। बहुत अच्छी किताबें होती हैं, आपका काम उससे चल जाएगा। आप टॉप नहीं करने वाले हो लेकिन आप पास जरूर हो जाओगे। तो यहाँ पर गाइड की बात करें तो 2 पब्लिकेशन की गाइड अवेलेबल है, अरिहंत पब्लिकेशन की और दिशा पब्लिकेशन की, दोनों का ही ठीक है। पर दिशा पब्लिकेशन ने लेटेस्ट एडिशन निकाल दिया है इसका, तो वो सबसे बेस्ट हो गया। चूंकि पैटर्न में चेंजेस होते रहते हैं और लैंग्वेज की भी चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से लेटेस्ट पैटर्न वाली आप बुक उठाइए, पुराने वाली किताबें मत उठाइए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, दिशा की आप ले सकते हो, सिंगल गाइड आती है, सारे के सारे उसका पेपर का तैयारी आपका हो जाएगा आईबीपीएस क्लर्क का। मैं फिर बताता हूँ, टॉप नहीं करोगे लेकिन पास जरूर हो जाओगे। अब मैं वो किताब के बारे में बताता हूँ जो कि ब्रह्मास्त्र किताब है, जो मैं कहता हूँ अगर आप गाइड के साथ इसको पढ़ोगे ना, तब आप भाई कुछ भी कर सकते हो। और आगे जो मैं सिंगल बुक बताऊंगा उसके लिए भी ये बुक ज़रूरी है, और गाइड लेते हो उस वक्त भी आपको ये बुक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स की किताबें। फ्री पीडीएफ तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन कितने आप कर पाएंगे? 5-6 पीडीएफ कितने कर पाओगे? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 85 क्वेश्चन पेपर्स की, वो भी पिछले साल की बैंकिंग की। तो अगर आप बैंकिंग की नौकरी करना चाहते हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे एसबीआई क्लर्क का आएगा, आईबीपीएस आरआरबी के फॉर्म अप्लाई करते हो, या फिर छोटे मोटे बैंक्स के भरते हो, बैंक पीओ के भी भरते हो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, चाहे आरबीआई देते हो, जितने भी आप बैंकिंग एग्जामिनेशन देते हो ना भाई, ये बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीजनिंग का, इंग्लिश का, क्वांट का और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस का, ये चारों किताबों का कहीं पे 85, कहीं पे 84, कहीं पे 65 ऐसे क्वेश्चन पेपर्स की किताबें हैं। इनका पूरा बंडल का भी सेट है, चारों का सेट भी है, आप सिंगल भी ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। बेस्ट है बिल्कुल ही। और ऐसी किताबों से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ 30 से 35% तो डायरेक्ट आएंगे। पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं उसी से रिलेटेड होकर के ही पेपर बनता है। तो दी बेस्ट में से आप इसको लेकर के चलिए, डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ ये किताब। किसी भी बैंकिंग की तैयारी के लिए ये किताब आपका कॉमन हो जाएगा, गाइड भले चेंज हो जाए तो ये किताब कॉमन होगी। ये किताब लगाइए, गाइड लगाइए, आपका काम चल जाएगा, गारंटी देता हूँ पास हो जाओगे। चलिए, अब गाइड आप नहीं ले रहे हो, आपको सिंगल किताबें पढ़नी है, क्योंकि आप एसबीआई पीओ की भी तैयारी करोगे, आईबीपीएस पीओ की भी करोगे, एसबीआई क्लर्क की भी करोगे। तो यहाँ पर जो किताबें आपको लेनी है, सिंगल किताबें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वांट का। क्वांट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप एसएससी की तैयारी भी करते हो और रेलवे की तैयारी करते हो और बैंक ऐसे ही दे रहे हो, तो बुक रिकमेंड करता हूँ फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, राजेश वर्मा की किताब है, आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन अगर आप बैंकिंग की इन डेप्थ तैयारी करते हो, साथ में आपको यूपीएससी के कुछ एग्जामिनेशन देते हो या फिर सीडीएस भी देते हो, तो यहाँ पर आप एसेंशियल क्वांट की किताब आती है, वो किताब आप परचेस कर सकते हो। उसके अंदर एसबीआई पीओ भी कवर हो जाएगा, आईबीपीएस पीओ भी हो जाएगा, क्लर्क तो सारे हो ही जाएंगे, सब कुछ वैसे कवर हो जाएगा। वो ज़्यादा बड़ी बुक है, ज़्यादा मोटी किताब है। और जो फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक है वो ट्रिक्स वाली किताब है। ये हो गया क्वांट का। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के बारे में बात करें तो एसेंशियल इंग्लिश किताब आप ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, कोई डाउट नहीं है। ये हो गया इंग्लिश का। अब हम आ जाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें यहाँ पर, और जो हमारा करंट अफेयर्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको 2-3 किताबें लेनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बैंकिंग अवेयरनेस की लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एक पढ़ी हुई आपको दिखाता हूँ, जैसी ये है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, पतली किताब होती है। ये किताब मैंने पढ़ी है, और एक किताब थी रेड कलर की, वो भी मैंने पढ़ी है। ये किताबें बहुत अच्छी हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं और सारा का सारा सिलेबस आपके कवर हो जाता है। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनके, बहुत अच्छी किताब है, आप इनमें से एक किताब जरूर परचेस कर लेना। बैंकिंग अवेयरनेस का हो गया। सेकंड हो गया हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट होगा बैंकिंग क्रॉनिकल्स मैगजीन आती है, 6 मंथ का उसका बैंकिंग करंट अफेयर्स का आता है एडिशन, वो आप परचेस कर लो। वो नहीं होगा तो विजर्ड की मैगजीन आती है, वो परचेस कर लो। ये दोनों बेस्ट है बैंकिंग के लिए, और साथ में बैंकिंग अवेयरनेस का आपका हो जाएगा। और ये दोनों में से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो दिशा पब्लिकेशन का आता है क्वार्टरली करंट अफेयर्स, 2 क्वार्टर का मंगवा लो, उससे भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा लूसेंट आपके पास पढ़ी होगी तो थोड़ी बहुत चीज़ें उससे देखनी है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, मेन इन्हीं किताबों को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के बारे में बात करें तो ऐशांत पब्लिकेशन की आती है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, बेस्ट किताब है, आप परचेस कर सकते हो। हाँ, इसके ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे आपको दिखाऊँ एक किताब यहाँ पे, तो ये किताब है,
ये रीजनिंग की एक बुक है। तो ऐसी मैं 2-4 बुक निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि ये वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग इतनी मोटी किताब है तो क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन के लिए उतनी किताब पढ़ना सही नहीं रहेगा, बट वो किताब बेस्ट है। SBI की भी तैयारी हो जाएगी, PO की भी, क्लर्क की, सबकी हो जाएगी, RRB की भी हो जाएगी। बट ये जैसे किताब है, मैं इसकी भी लिंक आपको दे दूंगा। ये पतली है और इससे भी आपकी तैयारी काफ़ी हद तक हो जाएगी। PO की भी हो जाएगी, IBPS क्लर्क तो मतलब फिर भी नॉर्मल एग्जामिनेशन है। तो ये थी सारी बुक्स की डिटेल्स। जितने भी बुक्स है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखना इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद ग्रामर, पैराजम्पर, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हम आ जाते हैं क्वांट पे। क्वांट में हमारा रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क टाइम एंड इक्वेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, बेसिक स्टैट्स यानी मीन, एवरेज, मीडियन वगैरह। उसके बाद स्टॉक, शेयर एंड डिवेंचर्स, परसेंटेज, क्लॉक, रे क्वेश्चन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, लॉग, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिगो, चार्ट्स, बार्स, ग्राफ, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक है हमारा एनालॉजी, उसके बाद एजम्पशन एंड स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइलोजम, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। यहाँ पे 3 ही मेन टॉपिक है, एजम्पशन एंड स्टेटमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। बस इतने 3 कर लो, सारा आपका हो जाएगा रीजनिंग। उसके बाद मतलब लगा के चलिए 5 क्वेश्चन ही बचेंगे बाकी सारे टॉपिक से, ये 3 इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्यूटर का सिलेबस, जो कि मेंस का पार्ट है। उसके अंदर जो आपका है वो है बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नॉलेज, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड एसोसिएटेड टॉपिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अदर प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, बेसिक ऑफ डाटाबेस, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल एंड प्रोसेसिंग। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर। अब आ जाते हैं हम करंट अफेयर्स पे। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है करंट वर्ल्ड एंड इंडिया, ये बेसिकली करंट अफेयर्स है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके बाद इंडियन फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम, बजट एंड मॉनेटरी प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट, की नेशनल इंस्टीट्यूशन, बेसिक्स ऑफ बैंकिंग। इसके अंदर 2-3 जो आपको देख रहे होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है तो इसमें ज़्यादा फोकस मत करना, बाकी से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हो गया हमारा टोटल सिलेबस। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो इस सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हो, अच्छे से देख भी सकते हो। तो ये हमने देख लिया सारा का सारा डिटेल। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे कट ऑफ ही देख लो। कट ऑफ देखना हम शुरू करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कट ऑफ। आंध्र प्रदेश का जनरल का 71 था, आसाम में 68 था, बिहार में 76, छत्तीसगढ़ में 74 था, चंडीगढ़ में थोड़ा कम था 62.75, दिल्ली में आपका 77.25, ऐसे देख सकते हो। और मैंने आपको गोवा रिकमेंड किया था, याद है, 62.5 का कट ऑफ था, उससे पिछले साल 53 कट ऑफ था। तो स्टिल अब नॉर्मली के हिसाब से तो बेटर है, बट मतलब लेकिन लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो 10 मार्क्स का कट ऑफ ज़्यादा है। सबसे कम कट ऑफ की बात करें तो सिक्किम का ये 59.25। तो अगर आप सिक्किम के लिए एलिजिबल होगे ना तो सिक्किम पे ही अप्लाई कर देना, बहुत हार्ड पोस्टिंग होगी वैसे वहाँ की। IBPS RRB में आ जाना चाहिए सिक्किम को, बट स्टिल कुछ शहर में जो ब्रांचेज होंगे उनके लिए आपका ये है, जो गांव के ब्रांचेज होंगे वहाँ पे IBPS RRB वाले जाएंगे, ऑफिस असिस्टेंट वाले। ठीक है, तो कट ऑफ का आपको आइडिया थोड़ा बहुत लग गया। कट ऑफ आप 5 नंबर ऊपर ही लेके चलिएगा इस बार, कम लेके मत चलिएगा। गोवा से जो लोग अप्लाई करेंगे उनका थोड़ा सा फायदा ज़रूर हो जाएगा इस बार, 66-67 के आसपास आप कट ऑफ लेके चलिए। तो आई थिंक सारी डिटेल हमने देख ली हैं। कुछ भी जो आपको चीज़ें इस वीडियो में है सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।